नमस्कार, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन अर्थात एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से संबंधित 40 क्वेश्चंस को डील करेंगे, जिसमें कि कृषि परितंत्र, प्रदूषण, परजीवी, बायोम, जल राशि एवं अनुक्रमण से संबंधित क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। और ये क्वेश्चंस खास करके यूपीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए विशेष रूप से यूजफुल होंगे। और दूसरे स्टेट पीएससी वाले भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि बायोडायवर्सिटी और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जैसे क्वेश्चंस लगभग अब हर परीक्षाओं में अब शामिल होने लगे हैं, और जलवायु परिवर्तन वाला तो रहता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि इस चैनल पर अपलोडिंग से संबंधित सभी ये इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। पंजाब तथा हरियाणा में भूजल में नाइट्रेट का अनुपात काफी ऊंचा पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका कारण जो है वह है मिट्टी से नाइट्रेट का सतत निक्षालन। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में भूजल में नाइट्रेट का जो अनुपात है वह काफी ऊंचा पाया जाता है। इसका कारण है मिट्टी से नाइट्रेट का सतत निक्षालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। जल राशियों की जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता से क्या तात्पर्य है? तो जल राशियों की जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता से तात्पर्य है जैविक पदार्थों के अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पे अपघटन से मतलब होता है किसी भी कोई भी जीव जब उसकी मृत्यु के पश्चात जब उसकी बॉडी या तो पादप हो या जीव हो, उसका जो बॉडी रह जाता है उसका जटिल टुकड़ों को सरल टुकड़ों में तोड़ दिए जाने के लिए कुछ जीव होते हैं विद्यमान मिट्टी में या फिर पृथ्वी पर। तो वो जब सरल टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उसी को अपघटन कहा जाता है, और ऐसा करने वाले जीव अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, तो यह जैविक पदार्थों के अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वह जल राशियों की जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। अत्यधिक जैविक पदार्थ से प्रदूषित जल राशियों से निकलने वाली दुर्गंध। अत्यधिक जैविक पदार्थ से यदि कोई जल राशि प्रदूषित है तो उससे जो दुर्गंध निकलती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण होता है जैविक पदार्थ के अपघटन के लिए ऑक्सीजन की समुचित मात्रा का न होना। जैविक पदार्थ के अपघटन के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी वहां पे उपलब्ध नहीं है, इसी वजह से उतनी दुर्गंध आती रहती है। जैविक पदार्थ से प्रदूषित जल राशियों से निकलने वाली दुर्गंध का क्या कारण होता है? तो इसका कारण यही होता है कि जैविक पदार्थ के अपघटन के लिए ऑक्सीजन की समुचित मात्रा का न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पशुपालन का क्या अर्थ है? तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पशुपालन का अर्थ होता है कुछ चुनी हुई प्रजातियों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। कृषि परितंत्रों में कीटनाशक दवाओं के उपयोग से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है, इसे ढूंढने के लिए पहले तो देखते हैं कि क्या होता है। तो कृषि परितंत्रों में कीटनाशक दवाओं के उपयोग से क्या क्या होता है? एक तो भूजल प्रदूषण होता है और पक्षियों की संख्या में भी कमी होती है। मृदा विकास प्रक्रिया में भी विघ्न उत्पन्न होता है, और जो नहीं होता है वह है पादप प्रजातियों में कमी। अर्थात हमारा आंसर होगा पादप प्रजातियों में कमी नहीं होता है कृषि परितंत्रों में कीटनाशक दवाओं के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। जल के रासायनिक प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होता है? जल के रासायनिक प्रदूषण से
खाद्य श्रृंखला में रासायनिक प्रदूषकों का संकेंद्रण हो जाता है। जब जल में जब रासायनिक प्रदूषक अर्थात केमिकल वेस्ट मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जैसे किसी भी तरह के औद्योगिक संयंत्रों से या इंडस्ट्रीज से निकला हुआ जो केमिकल वेस्ट होता है वो नदी नाले या फिर तालाबों में मिक्स हो जाता है। आमतौर पे वहीं पे छोड़े भी जाते हैं, तो वहाँ पे मिक्स हो जाने की वजह से क्या नुकसान होता है कि खाद्य श्रृंखला में रासायनिक प्रदूषकों का संकेंद्रण होता है और इस प्रकार से एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका वहन चलता रहता है और जिसके कारण गंभीर परिणाम सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। जल के तापीय प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? जल के तापीय प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है उद्योगों में जल का शीतलन के लिए उपयोग। जब उद्योगों में जल का उपयोग शीतलन के लिए किया जाता है अर्थात ठंडा कूलेंट के रूप में किया जाता है इसका जल का उपयोग, तो उससे क्या हो जाता है कि जल का तापमान अर्थात टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके ठंडा होने में काफ़ी वक्त लगता है और तब तक क्या होता है जलीय जीव जो कि उसमें जो वापस उस जल को फिर वापस छोड़ दिया जाता है जल राशियों में, तो वहाँ के जो जलीय जीव होते हैं वो इसकी चपेट में आकर के मर जाते हैं और यही तापीय प्रदूषण का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और तापीय प्रदूषण का स्रोत क्या है? उद्योगों में जल का शीतलन के लिए उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। किस मानवीय क्रिया से भूदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती? तो भूदूषण अर्थात भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है वानिकी से। ठीक है, वानिकी अर्थात वन लगाए जाने से, पेड़ पौधे लगाए जाने से भूदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पे कृषि इसलिए नहीं देंगे कृषि को आंसर, क्योंकि कृषि भी एक ऐसी मानवीय क्रिया है जिससे भूदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि कृषि के लिए जिस प्रकार के उर्वरक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, वो सब भूदूषण की समस्या उत्पन्न करती है। लेकिन वानिकी में इस तरह की समस्याएं नहीं होती, इस वजह से वानिकी सबसे उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89। समुद्री परितंत्रों में रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री परितंत्रों में रेडियोधर्मी प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां। वे सभी पनडुब्बियां जो कि परमाणु ऊर्जा से चलती हैं समुद्रों में, वे समुद्र में अपने साथ साथ कई तरह के रेडियोधर्मी प्रदूषण का निष्कासन कर देती है, जिसकी वजह से समुद्री जल रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रदूषित हो जाते हैं और इसकी चपेट में समुद्री जीव आने से वे भी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। समुद्र की सतह पर तेल फैलने से समुद्री पक्षी क्यों मर जाते हैं? समुद्र की सतह पर यदि तेल फैल जाता है किसी भी कारण से, अगर रिस करके तेल निकल रहा हो किसी भी लीकेज की वजह से, तो तेल जब फैल जाएगा समुद्री सतह पर, समुद्र के पानी की सतह पर, तो उसका कारण ये होगा कि पंखों में जो पक्षी उसकी चपेट में आएंगे, समुद्री पक्षी जो कि समुद्र के आसपास तटों पे पाए जाते हैं, वे समुद्री पक्षी जो इसकी चपेट में आते हैं, उनके पंखों में तेल भर जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर का तापमान घटने लगता है और इस घटते तापमान की वजह से पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से समुद्र की सतह पर तेल फैलना समुद्री पक्षियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91। समुद्र की सतह पर तेल फैलने से मछलियां क्यों मर जाती हैं? समुद्र की सतह पर अगर तेल फैला हो तो मछलियां भी मर जाती है, ऑब्वियसली मरेंगी। कारण क्या होता है? तो कारण यह होता है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसे चयनात्मक विष कहा जाता है? चयनात्मक विष खरपतवार नाशक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93। एक आंतरिक दहन इंजन में लगाए जाने वाले उत्प्रेरक कन्वर्टर की क्या उपयोगिता है? एक आंतरिक दहन इंजन में जो उत्प्रेरक कन्वर्टर लगाया जाता है उसकी उपयोगिता इस संदर्भ में है कि
यह क्या करता है कि हानिकारक पदार्थों को हानि रहित पदार्थों में बदल देता है। उत्प्रेरक कन्वर्टर जो है, एक आंतरिक दहन इंजन में लगाए जाने वाले उत्प्रेरक कन्वर्टर की क्या उपयोगिता है? तो आंसर होगा हानिकारक पदार्थों को हानि रहित पदार्थों में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन से जीवों को अपमार्जक वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है? अपमार्जक अर्थात जो सरल टुकड़ों में तोड़ देते हैं जीवाश्म को या फिर जीवों के अवशेष को, जो कि मिट्टी में विलीन हो सके या फिर मिक्स हो सके, तो वैसे जीवों को अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जक जीवों में कौन कौन से जीव सम्मिलित होते हैं? तो इस ऑप्शन में यहाँ पे लकड़बग्घा और कौवा जो है यह अपमार्जक वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा बी, लकड़बग्घा और कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परजीवी है? तो परजीवी पौधा यहाँ पे अमरबेल जो होता है यह परजीवी पौधा होता है। ठीक है, यह किसी अन्य पौधे पर आश्रित होता है और इसी आश्रितता की वजह से इसे परजीवी पौधा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 96, अत्यधिक पशुचारण के परिणामों पर ध्यान दीजिए। अत्यधिक पशुचारण से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इसके? तो यहाँ पे देखते हैं वनों का ह्रास, मृदा अपरदन। सबसे ज्यादा अगर पशुचारण होगा तो वनों का ह्रास भी होगा, अर्थात वन समाप्त होंगे क्योंकि पशुओं के द्वारा खा लिए जाएंगे। अब जब वन नहीं रहेंगे तो मृदा अपरदन होगा, और जब मृदा अपरदन होगा तो बाढ़ की अधिक संभावना रहेगी। इस प्रकार से तीनों ही ऑप्शन सही हैं, अर्थात तीनों ही परिणाम सही हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, अनेक अभयारण्यों में प्रतिवर्ष क्रमिक रूप से कुछ क्षेत्रों में घास को जलाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है पुरानी खुरदुरी घास को हटाकर नई कोमल घास को उगाना। ठीक है, पुरानी खुरदुरी घास को हटा करके नई कोमल घास को उगाना ही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, सवाना बायोम में समय समय पर लगने वाली आग को उत्तरदायी माना जाता है। सवाना बायोम में जो समय समय पर जो आग लग जाती है उसके लिए कौन सा कारण है? तो उसके लिए उत्तरदायी कारण है वृक्षों की सीमित संख्या के लिए, उसका जो परिणाम कह सकते हैं, समय समय पर आग लग जाती है उसकी वजह से सवाना बायोम में वृक्षों की संख्या सीमित होने लगी है और सीमित संख्या में वृक्ष वहां पाए जाते हैं, अर्थात बहुत कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, अफ्रीकी सवाना में आग की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इस जीवोम को किस प्रकार का समुदाय कहा जा सकता है? तो इस जीवोम को मृदीय उपचरम कहा जा सकता है, अर्थात अफ्रीकी सवाना में आग की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इस जीवोम को मृदीय उपचरम प्रकार का समुदाय कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, मिलांकोविच ने अपने जलवायु परिवर्तन संबंधी गणितीय मॉडल में निम्नलिखित में से किस कारक को सम्मिलित नहीं किया था? तो उन्होंने सम्मिलित नहीं किया था पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन को। तो ये हो जाएगा आंसर, मिलांकोविच ने अपने जलवायु परिवर्तन संबंधी गणितीय मॉडल में पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन को सम्मिलित नहीं किया था। और इसके अलावा उनके मॉडल में शामिल सिद्धांत कौन कौन से थे? पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कोण में परिवर्तन, पृथ्वी की परिक्रमा पथ में परिवर्तन और विषुव में परिवर्तन, अर्थात इन सब के आधार पर उन्होंने अपने तथ्य दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अपने ध्रुवीय अक्ष पर विस्थापन को जलवायु परिवर्तन का कारण किसने माना था? पृथ्वी के अपने ध्रुवीय अक्ष पर विस्थापन को जलवायु परिवर्तन का कारण रॉबर्ट हुक ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, यदि धरातल पर सभी जल राशियां जम जाएं तो पृथ्वी के एल्बिडो पर क्या प्रभाव होगा?
तो पृथ्वी के एल्बिडो पर इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि इसके एल्बिडो में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, पृथ्वी की परिक्रमा पथ में परिवर्तन जैसे खगोलीय कारणों को 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं माना जा सकता? वो इसलिए नहीं माना जा सकता कि इन कारकों का प्रभाव अति धीमा होता है जो तापमान के इन परिवर्तनों का विश्लेषण नहीं कर सकता। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा पथ में परिवर्तन जैसे खगोलीय कारणों को 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं माना जा सकता? तो आंसर होगा, इन कारकों का प्रभाव अति धीमा होता है जो तापमान के इन परिवर्तनों का विश्लेषण नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंध के चावल के खेत मीथेन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह तो सही है, चावल के खेतों में मीथेन का महत्वपूर्ण भंडार पाया जाता है। और दूसरा है, पशुओं के पाचन तंत्र में भी यह गैस काफी मात्रा में उत्पन्न होती है, यह भी सही है। तो इस प्रकार से कह रहा है कौन से कथन सही हैं? तो सही दोनों ही कथन है, तो आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, कार्बन मोनोऑक्साइड जंतुओं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है, क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह जंतुओं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ज़्यादा हानिकारक होती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि यह गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को घटा देती है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वह ज़्यादा खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, यह माना जाता है कि सीएफसी का उत्पादन बंद करने के पश्चात भी ओजोन परत का ह्रास जारी है, क्यों? ओजोन परत का, चूंकि अब सीएफसी का उत्पादन काफी कम हो गया है, तो सीएफसी का उत्पादन बंद करने के पश्चात भी ओजोन परत का ह्रास क्यों जारी है? तो इसका आंसर यह होगा कि सीएफसी अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह काफी दीर्घ अवधि तक क्रियाशील बने रहते हैं, अर्थात इनका जल्दी से नष्ट नहीं होते और ये इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, पशुपालन का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो पशुपालन का जैव विविधता पर प्रभाव यह पड़ा है कि इससे जैव विविधता में कमी हुई है, क्योंकि कुछ चुने हुए पशुओं को हम अपने घर में ला करके पालने लगे हैं, जिससे कि परितंत्र में पशुओं की जैव विविधता में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, वन क्षेत्रों के अलग थलग खंडों में बंट जाने का क्या परिणाम हो सकता है? आंसर हो जाएगा, वन क्षेत्रों के अलग थलग खंडों में बंट जाने के कारण किसी प्रकार की आपदा की परिस्थिति में वन्य जीव स्थानांतरण नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109, किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम होता है? किसी भी परितंत्र में यदि जैव विविधता की अधिकता है तो उसका परिणाम यह होता है कि इसका कुछ गलत परिणाम नहीं होता, बल्कि अधिक जैव विविधता पारितंत्र को मजबूत बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, वनस्पति के अनुक्रमण से क्या तात्पर्य है? वनस्पति के अनुक्रमण से क्या तात्पर्य है? तो अनुक्रमण की प्रक्रिया तथा पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया के माध्यम से एक पूर्णतया अनुकूलित तथा स्थायी समुदाय का विकसित होना। तो यह होता है अनुक्रमण का अर्थ। यहाँ पे अनुक्रमण का अर्थ दिया गया है कि अनुक्रमण की प्रक्रिया तथा पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया के माध्यम से एक पूर्णतया अनुकूलित तथा स्थायी समुदाय का विकसित होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111, किसी नवनिर्मित तथा मृदा रहित भूखंड पर
सबसे पहले विकसित जैविक समुदाय को क्या कहा जाता है? किसी भी नवनिर्मित मृदा रहित भूखंड पर सबसे पहले कोई जैविक समुदाय विकसित होता है तो उसे पायनियर क्रमक कहा जाता है। पायनियर क्रमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। कोई जैविक समुदाय जो वास्तव में जलवायवीय चरम समुदाय नहीं होता परंतु पर्यावरण संबंधी किसी अवरोध के कारण लंबे समय तक लगभग चरम समुदाय की भांति किसी क्षेत्र में बना रहता है तो किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जानते हैं मृदीय उपचरम समुदाय के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। एक नवनिर्मित लावा पठार पर संपन्न होने वाले जैविक अनुक्रमण को कौन से नाम से जाना जाता है? जब नवनिर्मित लावा पठार पर जैविक अनुक्रमण की क्रिया संपन्न होती है तो इसे स्वगत अनुक्रमण कहा जाता है। अनुक्रमण भी कई प्रकार के होते हैं, तो नवनिर्मित लावा पठार पर जब जैविक अनुक्रमण संपन्न होती है तो उसे स्वगत अनुक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी नवनिर्मित बाढ़ के मैदान पर किस प्रकार के अनुक्रमण की संभावना सर्वाधिक होगी? तो बाढ़ के मैदान पर अन्यत्र जनित अनुक्रमण की संभावना सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। अधिकांश स्वगत अनुक्रमण किस प्रकार के होते हैं? अधिकांश स्वगत अनुक्रमण जो होते हैं वह प्राथमिक प्रकार के होते हैं, अर्थात प्राथमिक अनुक्रमण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुक्रमण में मिट्टियों तथा भू आकृतियों में परिवर्तन पादपों द्वारा लाया जाता है? तो मिट्टियों तथा भू आकृतियों में परिवर्तन जब पादपों द्वारा लाया जाता है तो उस प्रकार के अनुक्रमण को स्वगत अनुक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। किसी ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति तथा जीव जंतुओं को दावानल ने नष्ट कर दिया हो, किस प्रकार का अनुक्रमण होने की संभावना होती है? तो इस प्रकार के क्षेत्र में द्वितीयक प्रकार के अनुक्रमण होने की संभावना होती है। किसी ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति तथा जीव जंतुओं को दावानल ने नष्ट कर दिया हो, अर्थात जो दावानल कहते हैं जंगल की अग्नि अर्थात वन की अग्नि। वन में जब अचानक पेड़ों की डालियों के आपस में रगड़ने की वजह से जब आग लग जाती है तो उसे दावानल कहा जाता है। तो उस दावानल से जब वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं तो इस प्रकार का अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वगत अनुक्रमण में पायनियर से चरम अवस्था तक जाते हुए जैव विविधता में वृद्धि होती पाई जाती है। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रथम क्रमक से अंतिम क्रमकों की ओर पर्यावरण कम कठोर होता चला जाता है। यह भी सही है। इस प्रकार से कह रहा है कौन से कथन सही है, तो सही है ए और दोनों, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक मरुस्थलीय पायनियर क्रमक से आरंभ होने वाले स्वगत अनुक्रमण का चरम समुदाय निश्चित रूप से मरुद्भिद होगा। ठीक है, तो यह निश्चित रूप से मरुद्भिद नहीं होगा, यह हमारा गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है चरम समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय जलवायु पर निर्भर करती है, न कि पायनियर समुदाय की प्रकृति पर। तो यह जो है यह सही है। आंसर हमारा केवल 2 हो जाएगा, अर्थात बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक अनुक्रमण की अवधि में स्थानीय जलवायु की कठोरता घटती जाती है। जैविक अनुक्रमण की अवधि में स्थानीय जलवायु की कठोरता घटती जाती है और यहाँ पे
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जैविक अनुक्रमण के आरंभिक क्रमकों से चरम स्थिति की ओर जाते हुए पादपों तथा जंतुओं की कठोर पर्यावरण को सहन करने की क्षमता घटती चली जाती है। दोनों ही कथन सही हैं। आंसर हमारा हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है ऐसा। तो ऑप्शन सी में है 1 तथा 2 दोनों सही। आंसर इसका हो जाएगा सी, 1 तथा 2 दोनों सही। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक अनुक्रमण की अवधि में स्थानीय जलवायु की कठोरता घटती जाती है, तो यह स्टेटमेंट जो है सही है। और जैविक अनुक्रमण के आरंभिक क्रमकों से चरम स्थिति की ओर जाते हुए पादपों तथा जंतुओं की कठोर पर्यावरण को सहन करने की क्षमता घटती चली जाती है, यह भी सही है। तो इस प्रकार से आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से समाप्त होता है ये वीडियो सेगमेंट भी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे 121 से लेकर के 160 तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और लास्टली लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर करें। थैंक यू।